हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेखी अभिक्रमण। अब आज हम पढ़ेंगे साखीय, जिसको कि आंतरिक प्रोग्रामिंग या ब्रांचिंग या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था वो भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट था, और ये जो ब्रांचिंग है वो भी बहुत ही ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और दोनों के डिफरेंसेस जो हैं वो तो हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम में आपके एक क्वेश्चन लिखने के लिए एकदम पक्का हो जाए। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगेगा तो दूसरे को भी शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। अब इसकी जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसकी मीनिंग जानेंगे, प्लस उसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर कौन हैं? नॉर्मन ए क्राउडर थे। इसके आप याद कर लीजिए, इसके प्रतिपादक थे नॉर्मन ए क्राउडर। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रभावशाली शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्त अनुक्रियाएं जो होती हैं वो छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसमें जो समस्त अनुक्रियाएं होती हैं वो छात्र द्वारा, वो स्टूडेंट द्वारा ही उसके नियंत्रण में रहता है, छात्र के नियंत्रण में रहता है। ये एक विधि है शिक्षण की, जिससे बच्चों को शिक्षण आसानी से हो, अच्छा हो, इसलिए ये शिक्षण विधि रखी गई है। आगे देखेंगे हम। इस प्रकार के अभिक्रमण को साखीय अभिक्रमण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी छात्र रेखीय, यानी एक रेखा में नहीं चलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ आप कई पार्ट में चलते हैं। हाँ, कोई यहाँ रहता है, ऐसे कोई भी चीज़ है, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, ये ब्रांच में रहेगी, ना कि एक सीधी रेखा। ये गलत है। हाँ, ये एक ब्रांच में रहती है। फिर क्या है, इसमें छात्र रेखा ना चल के शाखा के रूप में चलते हैं। ब्रांच, जैसे पेड़ की ब्रांच रहती है तो कोई स्टूडेंट किसी ब्रांच पे, कोई स्टूडेंट किसी ब्रांच पे हो। इसी तरह पढ़ाई का जो टॉपिक होता है उसको भी कई ब्रांच में बांट दिया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें छात्र अपनी योग्यता का प्रयोग करता है, यानी कि हर छात्र की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कोई देखिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है, स्टूडेंट तो हर कोई क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करता है, कोई देर से सॉल्व करता है। मतलब सबके प्रोसेसिंग अलग अलग होती है, और विधि जो होती है वो सबके माइंड की अलग अलग होती है। तो इसी तरह सब प्रत्येक छात्र यहाँ अपनी योग्यता का प्रयोग कर सकता है, यानी जो उसको अच्छा मेथड लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस तरह वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे ये आप नोट करके लिख लीजिए। जो मैं बता रही हूँ वो आपके पास बुक है तो बुक, नहीं तो आप अंडरलाइन उस चीज़ को कर दीजिएगा। और इस टॉपिक को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। वो वहाँ पे भी मेरे चैनल का नाम टेलीग्राम पे है, टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साखीय प्रोग्रामिंग की क्या प्रक्रिया होती है, अभी तो हम इस विधि को देखे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन अब इसका प्रोसेस क्या होता है ये चीज़ देखेंगे। इस पिक्चर को आप अपने बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, साखीय प्रोग्रामिंग में एक या दो पैरा में या एक पूरे पेज पर एक फ्रेम दिया जाता है, यानी कि एक फ्रेम दे दिया गया। यह जो होता है वो रेखीय प्रोग्रामिंग जो होती है उसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, उसके कंपैरिजन में ये बड़ा होता है। यानी कोई बड़ा टॉपिक है तो आप किस प्रोग्रामिंग का प्रयोग करेंगे, आप प्रोग्रामिंग का, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का आप प्रयोग करेंगे। छात्र एक एक करके सभी फ्रेमों से गुजरते हैं। एक फ्रेम के पश्चात उससे संबंधित बहुनिर्वचनीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। यानी कि आप क्या है कि एक, यदि आपको कोई टॉपिक दिया गया उसको कई फ्रेम में बांट दिया गया, यहाँ पे जैसे देखा कई फ्रेम में आपको बांट दिया गया है। उसके बाद जैसे आपकी यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ लिए, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि चीज़ें बड़ी होती हैं तो आप उसकी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। जब यहाँ पे ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये सही हो जाएगा तो आप दूसरी जगह जाएंगे, दूसरे ब्रांच पे आप उसको पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे आप ये यहाँ पढ़े और आपने गलत कर दिया क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपको उपचारात्मक, क्या है, 1 सेकेंड, उपचारात्मक, उपचार, यहाँ पे आपको उपचारात्मक व्यवस्था भी आपको यहाँ पर फिर बताया जाएगा कि ये चीज़ें ऐसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे निर्देश मिलता है आपको अपने में सुधार लाने का। आगे देखेंगे उपचारात्मक निर्देश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उपचारात्मक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इस हेतु उसे मूल अंश या विशिष्ट रूप से तैयार की गई उपचारात्मक श्रृंखला की ओर जाने का निर्देशन दिया जाता है। बाद में पुनः पद से आने वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसका उत्तर आपको देना होता है। यानी एक बार आप गलत किए तो आपको जो निर्देश दिया गया उपचार के रूप में, उसको पाने के बाद आप फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसका सही उत्तर दीजिए। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि छात्र क्या होते हैं, अपना सही आंसर नहीं दे पाते हैं। देख लीजिए आप, इसका उत्तर आप नहीं दे पाते तब तक ये प्रक्रिया क्या होती रहती है, चलती रहती है। केवल सही उत्तर मिलने पर ही उसे अगले पद पर अग्रसर होने के लिए कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। चित्र आप देख रहे हैं। साखी प्रोग्रामिंग में कमजोर छात्र की अपेक्षा प्रतिभाशाली छात्र के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसको नोट करके लिख लीजिए या अपने दिमाग में आप इसको अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए कि यह जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, साखी प्रोग्रामिंग है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, वो हमेशा जो प्रतिभावान छात्र, जो क्लास के तेज बच्चे होते हैं, उनके लिए ये सबसे उपयुक्त, सबसे सर्वोत्तम, बेस्ट विधि होती है। ये अभिक्रमण की इस शैली में छात्रों की त्रुटि करने की अपेक्षा निदान पर अधिक बल दिया जाता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ त्रुटियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उसको ठीक करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। आगे देखेंगे साखी अभिक्रमण की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसकी पहली विशेषता यहाँ पर दी गई है कि साखी अभिक्रमण में रेखीय अभिक्रमण की तुलना में प्रत्येक पाठ या फ्रेम अधिक शिक्षण सामग्री होती है। यहाँ पर आप सामग्री कर लीजिएगा, 1 सेकेंड, सामग्री यानी जो टॉपिक रहता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ पर अधिक शिक्षण सामग्री आती है, यानी कि जो पढ़ाना है वो चैप्टर वो बड़ा रहता है। बड़े चैप्टर को इस विधि से क्या किया जाता है, इस विधि से पढ़ाया जाता है। आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट, आप देख पा रहे होंगे, इस अभिक्रमण में छात्रों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों पर होकर अंतिम पद पर जाने की स्वतंत्रता होती है। यानी कि वो बाध्य नहीं होता कि आपको इसके बाद ही इस पर आप जा सकते हैं, आप किसी पर भी जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे चले गए, आपको बाध्यता नहीं होती है कि आप प्रोसेस एक के बाद एक जाइए। आपको जैसा आप पहुँच पाएँ आप वहाँ पर उस ब्रांच पे आप चले जाइए। नेक्स्ट देखिए, इस अभिक्रमण में छात्रों के समझ बहुविकल्प वाले प्रश्न आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, ठीक है। क्योंकि चीज़ें जब बड़ी होती हैं, ऐसे आपके एग्ज़ाम होते हैं, ये देखिए मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, तो जब क्या पहले आपका ऑब्जेक्टिव में होता है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा होती हैं और कहीं पे भी चीज़ें ज़्यादा हुई तो आप बहुविकल्पी प्रश्न आप उसके लिए कम समय में ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है समय, वैसे तो आप लेंगे ही डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेकिन कम समय में लेने वाला पेपर यही है, क्योंकि छात्र की योग्यता का इससे क्या होता है, पता चल जाता है। चौथा पॉइंट है, यह अभिक्रम छात्रों की संभावित त्रुटियों के आधार पर शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक होता है।
5th पॉइंट है, गलत अनुक्रिया करने पर छात्र को उसे सही करने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि वही उपचारात्मक विधि वाली बात है कि क्या किया जाता है, अवसर प्रदान किया जाता है। यदि पद पर वह गलत उत्तर दिया है तो उसको फिर से उपचारात्मक निर्देश देकर सही करवाकर उसको सही उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। मुख्य पद का सही उत्तर नहीं दे पाता जब, तो उसको सही उत्तर देने का प्रयास करवाया जाता है। 6 है, देख पा रहे होंगे, इसमें प्रत्येक फ्रेम अति स्पष्ट तथा बड़ा बनाना पड़ता है। फ्रेम जो होगा वो बड़ा बनेगा और स्पष्ट होगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, यह अभिक्रमण छात्रों की तार्किक शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तार्किक शक्ति का विकास होता है। यहाँ देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, तार्किक शक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अभिक्रम में अधिगमकर्ता की रुचि बराबर बनी रहती है, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा बना रहता है। ये अधिगमकर्ता की रुचि क्या होती है, बराबर बनी रहती है, यानी सब्जेक्ट से रुचि जो होती है वो नहीं हटती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें छात्रों या छात्र द्वारा नियंत्रित अभिक्रमण है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें पृष्ठ पोषण तुरंत देने की व्यवस्था होती है, यानी फीडबैक आपको क्या होता है, तुरंत मिल जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ पोषण को फीडबैक। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यह छात्र केंद्रित अभिक्रमण है, ठीक, छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गई विधि है। यह अभिक्रमण परंपरागत ट्यूटोरियल विधि पर आधारित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह अभिक्रमण विभेदीकरण क्षमता, सृजनात्मकता तथा समस्या समाधान योग्यता के लिए भी सहायक होता है। आप इसको शब्द को याद कर लीजिए। विभेदीकरण क्षमता यानी कि एक दूसरे में अंतर करना, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, समस्या समाधान जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी विधि है। आप इस तीनों को आप याद कर लीजिए, विभेदीकरण क्षमता, सृजनात्मक क्षमता, समस्या समाधान योग्यता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें गलतियाँ अधिगम प्रक्रिया में बाधक नहीं बनती हैं, यानी जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और आपसे कोई गलती हो गई तो वो आपके लिए बैरियर का काम नहीं करेगी, या आपको आगे बढ़ाएगी, सिखाएगी, इंटरेस्ट बनाए रखेगी। तो आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, कीवर्ड के रूप में याद कर लीजिए कि अधिगम क्या कहते हैं, यहाँ पर गलतियाँ अधिगम प्रक्रिया में बाधक नहीं बन पाती हैं। बस एक लाइन याद कीजिए, 2 लाइन आप खुद भी लिख लीजिएगा। अधिगम प्रक्रिया में गलतियाँ जो आपकी हैं वो अधिगम प्रक्रिया में लर्निंग प्रोसेस में कभी भी बैरियर का काम नहीं करती है। आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट है ये कैरेक्टरिस्टिक का। इस प्रकार के अभिक्रम द्वारा तैयार सामग्री पुस्तकों तथा शिक्षण मशीनों दोनों के द्वारा ही होता है, यानी कि पुस्तक और शिक्षण मशीनों द्वारा इसकी सामग्री को तैयार किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नहीं देखेंगे, लिमिटेशन देखेंगे कि क्या कमी रह गई, कहाँ पर सीमा लग जाता है इस सिद्धांत को, वही लिमिटेशन कहलाता है, वही कमी कहलाती है। ये इसी को कहते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है। तो पहला पॉइंट है इसका, आप देख पा रहे होंगे, या छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है, या छोटी कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है। वहाँ पे रेखी विधि काम करती है, लेकिन ये बड़े कक्षाओं के लिए अच्छा होता है। फिर है सेकंड पॉइंट, इसमें पूर्ण विषय को समाहित करना कठिन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव को विषय बड़ा होगा तो उसको एक साथ लाने में थोड़ा कठिन हो जाता है, ये इसकी कमी रह गई। तीसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, तीसरा पॉइंट कि यह अपेक्षाकृत महंगा अभिक्रम है, यानी इसको बनाने में कास्टली मतलब कास्ट ज़्यादा आती है। फिर आप आगे देखेंगे, इस अभिक्रम के निर्माण के लिए कुशल, प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की ज़रूरत क्या होती है, पड़ती है, जो कि इस विधि का प्रयोग कर पाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, समय भी ज़्यादा लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में।
क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देने पड़ते हैं और आप ऑप्शन किस तरह देखेंगे, किस तरह देंगे, तो एक कुशल और प्रशिक्षित टीचर ही इसको कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि इसमें बहुविकल्प वाले प्रश्नों को करने के लिए अनेक बार छात्र बिना विषय वस्तु को समझे, बिना पढ़े और केवल अनुमान पर उत्तर दे देता है। यानी कि वो कोई ना कोई आंसर तो देगा ही, चाहे वो अनुमान लगा के ही दे, जरूरी नहीं है उसने विषय वस्तु टॉपिक को पढ़ा हो। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी रह जाती है। जैसे कभी क्या करते थे, तुक्का मार के मैंने ये क्वेश्चन सही कर लिया, तो जो एग्जामिनर रहता है वो समझ नहीं पाता है कि स्टूडेंट ने इस चीज़ को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसलिए ये विधि की कमी रह गई है। आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए कि इसमें हर वर्ष या निश्चित समय अंतराल के पश्चात संशोधन की आवश्यकता होती है, यानी जल्दी जल्दी इसमें संशोधन करना चाहिए। इसके बाद हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो जल्दी ही हम लाएंगे। आज हम अपलोड कर देंगे या फिर कल। और आप इस सीरीज़ में बने रहिए। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लगता है कि आप किसी को शेयर कर सके तो प्लीज़ चैनल को या वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू, बाय बाय।